हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और सेशन में हम एज यूजुअल आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम यूनिट 8 के लिए बेनिफिशियल हैं। यूनिट 8 आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, आपको कहीं बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसके कारण पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता है या घटता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनको क्या किया जाता है, एक घर जो आपका एक ग्रीन हाउस जिसको कहा जाता है, तो ये जो ग्रीन हाउस है यहाँ पर इन गैसेस को क्या करा जाता है, रखा जाता है। और ये वहाँ पर जो आपका मिरर लगा होता है, जो ग्लास लगा होता है, वो ग्लास इन गैसेस को बाहर रिलीज़ नहीं होने देता। तो वहाँ पर इन गैसेस की प्रेजेंस होने की वजह से वो जगह क्या हो जाती है, हीट्स अप हो जाती है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और इस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगला है पर्यावरण का दुश्मन यानी कि एनिमी ऑफ एनवायरनमेंट किसको कहा जाता है, किस वृक्ष को। अब देखिए कुछ वृक्ष हमारे ऐसे होते हैं जिसको अलग अलग संज्ञा प्रदान की गई है। जो ट्री जो है हम कह सकते हैं कि यूजफुल है, तो उसे हम कहते हैं कि वरदान है एंड ऑल। और एक ट्री जिसको कि आपके वृक्ष पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है, तो वह आपका यूकेलिप्टस है। ठीक है, अगला है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है, अभी बताया था कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर आ तो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। और फिर क्या हो जाता है, वहाँ पर टेम्परेचर आपका इंक्रीज करने लग जाता है। राष्ट्रीय वन नीति यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये डेट याद रखिएगा, भी पूछ लिया जाएगा कि नेशनल एनवायरनमेंट फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। तो ये याद रखिएगा 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है आपकी पूरी ग्रह का। ठीक है, अब ग्रीन पीस क्या है, तो ग्रीन पीस जो है आपका पर्यावरण योजना हरित शांति कनाडा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एक संगठन है। और पूछ लिया जाए अगर कि ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा एम्स्टर्डम में। कहाँ है, एम्स्टर्डम। ठीक है, तो ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। चिपको आंदोलन के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था, तो ये आप सभी जानते हो कि चिपको आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। तो क्या हुआ था, एक राजा था जो कि व्यापार के लिए पेड़ों को काटना चाहता था, तो उसको पेड़ों को काटने से रोकने के लिए जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या करा था, जो गांव की महिलाएं थी बेसिकली वो पेड़ से चिपक गई थी, उन्होंने पेड़ को क्या कर लिया था, हग कर लिया था। ठीक है, घेरा बना लिया था कि हम पेड़ को नहीं कटने देंगे, इन पेड़ को काटने के लिए आपको पहले हमें काटना होगा। तो ये जो घटना थी पूरी, इसी को क्या कहा गया, चिपको मूवमेंट का, क्योंकि ये लोग पेड़ से चिपक गए थे इसीलिए यहाँ पर इसको चिपको मूवमेंट कहा गया। तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, पेड़ों को बचाना था कटने से। ठीक है, यानी कि वनों की सुरक्षा करना था। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट किस वर्ष की गई। याद रखिएगा कि जो आपके एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी भारत सरकार के द्वारा वो 1980 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका नैरोबी में है, केन्या। ठीक है, अब कब वो स्थापित हुआ था, तो 5 जून 1972 को स्थापित हुआ था। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट, जो टाइगर प्रोजेक्ट था जिसमें आप लोगों को क्या करना, जिसमें कि टाइगर्स के संरक्षण की बात हुई थी, वो भी आपके 1972 में हुई थी। और ये आपका जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण है, इसका जो स्थापना हुई थी वो भी आपकी 5 जून 1972 में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण के कुछ कारक एनवायरनमेंट एक्ट संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक फैक्टर्स जो है वह कार्य करते हैं किसके रूप में, तो कुछ जो है आपके
संसाधन के रूप में और कुछ आपके नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। अगला है धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता, जनरेशनल सेंसिटिविटी का विषय क्या है? प्राकृतिक संसाधन। कि जो लोग हैं वो इसी बात को लेकर सेंसिटिव हैं कि हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी, जो कमिंग जनरेशन होगी, उसे क्या ये नेचुरल रिसोर्सेज मिल पाएंगी, क्या वो इनका यूज़ कर पाएगी। तो उनका यूज़ वो कब कर पाएगा? जब आप इसका दोहन नहीं करेंगे, इसको डिप्लीट नहीं करेंगे, ठीक, इसको कंजर्व करने की अगर कोशिश करेंगे तभी अपकमिंग जनरेशन इसको यूज़ कर पाएगी। आगे जो हमारा क्वेश्चन है कि विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये आपका नानाजन सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे इसको धारणीय विकास भी कहा गया है। अगला है हमारा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो आपका सतत विकास ही था, ठीक है, पृथ्वी का संरक्षण करना था। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसए ने सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्धारण किया। तो वो कितने थे? तो वह आपके 17 थे। अगला, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया क्या? तो बनाया गया एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, जिससे कि ये पता चलता रहा कि कौन सा देश जो है वो इस सस्टेनेबल गोल्स को क्या कर रहा है, अचीव कर पा रहा है, ठीक है। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आपके एम्स्टर्डम में है, यहाँ पर एक्सटर्डम नहीं है, एमएस है, ठीक है। अगला है इको मार्क, उन भारतीय उत्पादों यानी कि इंडियन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो, अब देखिए इको मार्क जो है ये क्या है, एक तरह का सिंबल है, ठीक है। आप लोगों ने इस टाइप से देखा होगा, ISI का सिंबल देखा होगा ना, ऐसे करके बना होता है, ठीक है। तो और एक आपका मिट्टी का बर्तन होता है इस टाइप से, ठीक है। ये क्या है, ये आपके इको मार्क हैं और ये प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स को ये दिए जाते हैं। कभी कहीं आप लोगों से कहा भी जाता है कि ISI मार्क देखिए या फिर इको मार्क का साइन देखिए। तो ये क्यों होता है, ये बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये इको फ्रेंडली है, इस प्रोडक्ट से एनवायरनमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि मैत्रीपूर्ण यानी कि इको फ्रेंडली होते हैं उनको ये सिंबल प्रोवाइड किया जाता है। अगला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS एक्ट द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है क्या? तो यह है आपका इको मार्क प्रमाण पत्र। और याद रखिएगा कि इको मार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये याद रखिए BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया क्या? फिर से इको मार्क है। अब आपका धारणीय कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि इसकी गुणवत्ता जो है वह अक्षर बनी रहे। मतलब कभी कभी क्या होता है, अगर आप कंटिन्यू एक ही फसल को ग्रो कराते रहेंगे तो वो ज़मीन जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाती है। इसलिए अगर हमें अपनी जो ज़मीन है उसको उपजाऊ रखना है तो फसल जो है वो हमें बदल कर उगानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और फिर आप लोगों ने झूम खेती का नाम सुना होगा। तो ये सब टेक्निक्स जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह इनको अपनाना चाहिए ताकि जो ज़मीन है वो बंजर ना हो सके। अगला है हमारा राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन संसाधन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट रिसोर्स का सृजन किया गया था। कब? ये डेट इंपॉर्टेंट है, 17 सितंबर 1985 को। याद रखिएगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? तो 1986 को हुआ था। और एक साल पहले आप याद रखेंगे कि राजीव गांधी ने क्या किया था? पर्यावरण वन संसाधन का नेतृत्व किया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था? वही आ गया आपका कब? तो 23 मई 1986 को। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था तो गंगा कार्य योजना, आपकी गंगा एक्शन प्लान 1985 में आरंभ हुआ था। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका 1972 में स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम
नियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पारित हुआ था? तो ये याद रखिएगा, ये आपका 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, हाल ही में अभी, ठीक है, डेट निकली है आपकी। अब प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना, जो फोर्थ ईयर जो आपकी पंचवर्षीय योजना था, तो वो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान किसको जोड़ा गया था? तो पर्यावरण के विकास के साथ जो है उसको जोड़ा गया था, ठीक है, यानी कि पर्यावरण को क्या कहा गया कि इसका डेवलपमेंट होगा। अगला है एक भौमिकीय प्रक्रिया, तो एक जियोलॉजिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जियो का मतलब क्या होता है आपकी अर्थ, तो अर्थ की जो प्रोसेस होती है वो आपकी जियोलॉजिकल प्रोसेस कहलाएगी। तो अर्थ में क्या होगा आपका, अर्थक्वेक वगैरह ही आएंगे ना, सुनामी आएगी, यही सब। तो ये भौमिकीय प्रक्रिया आपकी क्या है, आपदाएं हैं, ठीक है। किस वजह से ये आती है? तो हमारी जब अर्थ में कुछ चेंजेस होता है, जैसे कि अब आपको पता है कि जो ज्वालामुखी है वो कब फटता है, तो जब गैसेस जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, गैसेस रिलीज नहीं हो पाती हैं, तब जाके ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो इसी तरह से जब पृथ्वी में क्या है कि चेंजेस आते हैं, जब किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है तब ये आपदाएं आती हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज, जो पौधे बिना सूर्य के प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग हेलियोफाइट्स कहते हैं। इनको सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य की प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं, तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? सिकाइट्स कहा जाता है। अगला है हमारा वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है, यानी कि जिनको क्या कहा जाता है? वार्म ब्लडेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिनको कहा जाता है, और जो अपने शरीर का तापमान यानी जो बॉडी टेम्परेचर किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको होम्योथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक कहते हैं। देखिए इसमें आपके पक्षी आते हैं और स्तनधारी यानी मैमल्स आते हैं, और आपको पता ही है मैमल्स में कौन आता है? ह्यूमन बींग्स आते हैं मोस्टली। तो जो ह्यूमन बींग्स, अब हम लोग हैं यहाँ का भी, अभी मान लीजिए आप लोग बरेली में रह रहे हो तो आपका मॉडरेट टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको एकदम से शिमला भेज दिया जाए तो आप वहाँ आपको स्टार्टिंग में ठंड लगेगी, लेकिन आप क्या करोगे? उसके साथ अपना सामंजस्य बैठा लोगे। तो वही है कि ये जो मैमल्स होते हैं, पक्षी होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं और ये खुद को परिस्थिति के अनुसार क्या करते हैं? जल्दी से ढाल लेते हैं। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो नहीं कर पाते, इसीलिए आपने सुना होगा कि वो किस में चले जाते हैं? हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि इसमें आपका पोलर बियर आता है और आपकी लिजार्ड्स आती हैं, ठीक है। जब ये टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते तो ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। अगला है हमारा वायु का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्येक सूर्यताप के कारण ना होकर किस पर निर्भर करता है? तो ये आपके भौमिक विकिरण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा मानव को सामूहिक जीवन यानी ह्यूमन बींग्स को जो है ग्रुप में जो जीवन प्रदान किया वो क्या था? पशुपालन था, एनिमल हस्बेंड्री था। अब खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है, सबसे पहले जो खेती की जाती थी बहुत पुराने समय में उसको क्या कहा? तो झूम खेती कहा था। बात करें अगर इस झूम खेती की तो ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये मिजोरम में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये खेती बहुत अच्छी मानी जाती है, या इसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। बर्न फार्मिंग, यहाँ पर क्या होता है? जब आपकी फसल उग जाती है उसका जो फसल को काटा जाता है उसके बाद वहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा रह जाता है उसका पार्ट उसको जला दिया जाता है और खेत में राख कर दी जाती है और उसके बाद वहाँ पर नई फसल उगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, कि विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ प्रचलित है? तो ये आपकी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। अगर स्टेट की बात करें तो आप मिजोरम यहाँ पर लगा सकते हो अगर आपको कहीं स्टेट दिखाई देती है ऑप्शंस में था। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And that's it from my side. I'll be coming back with some new important questions. Till then, take care and bye-bye. Thanks for watching. Thanks, have a nice day. And one more thing, आप क्या पढ़ना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।